नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरा इंतजार है का तीसरा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छी जबरदस्ती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मुस्कान हाथ हिलाती हुई बोली, तेरे उस मेहमान के बारे में ही बताने वाली हूँ। अरमान ने उसकी तरफ देखा और चिंतित स्वर में पूछा, कोई प्रॉब्लम है? मुस्कान बोली, तू टेंशन मत ले, बताती हूँ। अरमान ने नाश्ते का ऑर्डर किया और सब मुस्कान के तरफ देखने लगे। मुस्कान ने अरमान की तरफ देखा और बोला, सॉरी अरमान, पहले ही बता देती हूँ, कल मैं और निकिता रिद्धिमा को शॉपिंग मॉल ले गए थे। यह सुनते ही अरमान उछल पड़ा और नाराजगी के साथ बोला, मैंने मना किया था ना। मुस्कान जल्दी से बोली, ठंड रख, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ अच्छी बात हुई, वही बताने वाली हूँ। सब उसे देखने लगे। अभिमन्यु को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इन बातों में, इसलिए वह टेबल पर ही सर रख करके सो गया। मुस्कान उसके तरफ देख करके बोली, बड़ा बोरिंग है ये पता नहीं निकिता कैसे निभाएगी इसके साथ। राहुल बोला, तू आगे बता। मुस्कान बोली, हाँ तो रिद्धिमा नहीं जाने वाली थी पर मुझसे डरती है, शायद इसलिए हाँ कह दी। हमने पास के मॉल में ही कुछ खरीदारी की और फिर वापस आने ही वाले थे कि अचानक रिद्धिमा बहुत डरी हुई दिखने लगी। वह पता नहीं क्यों बार बार इधर उधर देख रही थी और निकिता को कह रही थी कि घर चलना है। मैंने देखा वो पसीना पसीना हो रही थी और कांप भी रही थी। मेरे पूछने पर वो सिर्फ इतना बोली कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो निकिता ने अपनी कार एक दूसरे रास्ते से होटल ले आई और हमें कोई पीछे नहीं दिखा। अरमान ने टेंशन भरे स्वर में पूछा, तुमने सही से देखा ना मुस्की बोली, हाँ रे, तो यूँ हुआ कि रिद्धिमा डरी हुई थी तो मैंने कल रात उसे अपने पास सुलाया। बीच रात को अचानक वो नींद में चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो विवेक, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अरमान उठ करके खड़ा हो गया और चिंतित स्वर में पूछा, तो ठीक तो है ना? मुस्कान बोली, ठंड रख यार, मेरी पूरी बात सुन। तो मैंने निकिता को बुलाया और हम दोनों ने पूछा कि क्या बात है, वह इतनी डरी हुई क्यों है और ये विवेक कौन है। पर वह फिर से पहले जैसी चुप हो गई और सिर्फ आंसू बहाने लगी। सब उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, सिर्फ अभिमन्यु खर्राटे मार रहा था। मुस्कान थोड़ी रुकी, सबको एक बार देखा, फिर बोली, फिर मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। राहुल ने पूछा, क्या? मुस्कान मुस्कुराती हुई बोली, मैंने उसे अरमान की कसम दी और कहा कि उसे सब बताना ही पड़ेगा। सब उसका चेहरा देखते हुए एक साथ बोल पड़े। मुस्कान मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, और मेरी मानो चमत्कार हो गया। रिद्धिमा ने रोते हुए सब बता दिया उसके साथ क्या हुआ था। सब उसकी तरफ उत्सुकता के साथ देखने लगे। मुस्कान ने रिद्धिमा के अरमान के घर से भागने से लेकर के जो जो घटना घटी थी सब बताया। सब सांस रोक करके सुन रहे थे। मुस्कान के चुप होने पर अंजलि बोली, अपनी एक गलती के कारण बेचारी ने बहुत तकलीफें उठाई है। अतुल बोला, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, वह तो शादीशुदा है, उसके गले में मंगलसूत्र किसके नाम का है? अंजलि बोली, तुम भी ना अतुल। अब पूरी कहानी सुनने के बाद साफ पता चल रहा है रिद्धिमा ने अरमान का मंगलसूत्र पहना हुआ है, वो अभी भी अरमान की पत्नी है। अतुल इतना सुनते ही बोला, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। सब ने एक साथ अरमान की ओर देखा जो आराम से काफी पी रहा था। राहुल बोला, क्या बात है अरमान, तुझे ये सुन करके खुशी नहीं हुई? मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य भी नहीं हुआ। अरमान काफी का घूंट लेते हुए बोला, क्योंकि मुझे ये पहले से ही पता था। मैं जब उसका मंगलसूत्र ठीक करवाने के लिए ले गया था तब से। मुस्कान ने पूछा, कैसे? मंगलसूत्र तो एक जैसे ही होते हैं और अगर अलग भी हो तो कैसे पहचान गया? 1 साल पुरानी बात है। अरमान उनकी तरफ देख करके मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, पर ये मंगलसूत्र थोड़ा अलग है।
इसके पेटेंट पर AR लिखा हुआ है। बहुत ही छोटे अक्षर में। रिद्धिमा ने शायद कभी ख्याल से नहीं देखा होगा। उसका मुंह से सबका मुंह ये सुनकर के खुला का खुला रह गया। मुस्कान बोली, तो इसलिए तू उसका इतना ख्याल रख रहा था? अरे यार, जब पता था तो डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी ना। अरमान बोला, ये बात करूं? मुस्की की रिद्धिमा, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? निक्की बोली, हाँ यही पूछना था ना। अरमान ने ना में सिर हिलाया और बोला, जब मुझसे उसकी शादी हुई थी तब उसे मुझसे प्यार नहीं था, तो आज अचानक कैसे हो जाएगा? हो सकता है वो मंगलसूत्र निकालना भूल गई हो या एक भारतीय लड़की की तरह उसे निकालना अपशगुन मानती हो। मंगलसूत्र से ये कभी प्रमाणित नहीं होता है कि वह मुझसे प्यार करती है, और अगर वो मुझे नहीं चाहती तो मैं उसे किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता। अंजलि बोली, अरमान सही कह रहा है, उसे अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए जब तक रिद्धिमा खुद कबूल ना करे कि उसे क्या चाहिए। राहुल बोला, तू बता मुस्की, रिद्धिमा ने क्या कहा? क्योंकि मैं जानती हूँ तूने उससे जरूर पूछा होगा। मुस्कान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि वह अरमान से प्यार करती है या नहीं, पर मैंने ये जरूर पूछा कि अगर अरमान उसे अपना ले तो क्या वह उसके लिए तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पागल उसे चाहता है। अंजलि ने पूछा, उसने क्या कहा? मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अरमान की पसंद इतनी घटिया है, मुझे पता नहीं था। वो लड़की पूरी की पूरी पागल है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया कि ये सच है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी अरमान को ठुकरा करके, और अब उसे चाहने लगी है, पर वह ऐसा सोच भी नहीं सकती है क्योंकि उसे पता है अरमान और निकिता मैम एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी शायद सगाई भी हो चुकी है। सबने एक साथ कहा, हाँ, ये निक्की कहाँ से आ गई बीच में? मुस्कान ने ठहाका लगाते हुए कहा। निक्की और अरमान को साथ देख करके उसे लगा और पक्का विश्वास हो गया। निक्की की उंगली में ए लिखा हुआ अंगूठी देख करके उसे लगता है कि ये अंगूठी अरमान ने उसे पहनाई है निक्की को। सब ने बात को समझने की कोशिश की और अगले पल ठहाका लगा करके हंस पड़े। अभिमन्यु जो खर्राटे ले रहा था निक्की का नाम सुनते ही चौकन्ना हो गया और उठते हुए बोला, क्या अरमान ने निक्की को कब रिंग पहनाई? ये क्या कह रही है मुस्कान? अरमान ने उसे घूरा जबकि बाकी सब ठहाका लगा करके हंस पड़े। अंजलि ने पूछा, तूने बात साफ की या नहीं बेचारे की? मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, निक्की चाहती थी पर मैंने मना कर दिया। मैं चाहती हूँ अरमान खुद उससे कहे। क्यों अरमान? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, इसलिए तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तूने सही किया, मैं खुद उसे बताऊंगा कि अरमान मलिक ने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो है रिद्धिमा अरमान मलिक। तभी निक्की वहाँ आती हुई बोली, क्या बात है मुस्कान, ये अभिमन्यु इतना नाराज क्यों है? पूछ रहा है कि मेरा अरमान के साथ क्या चक्कर है? मुस्कान हंसते हुए बोली, बेचारे की नाइट ड्यूटी भारी पड़ रहा है, रात भर उल्लू की तरह जागता है और दिन में बुरा सपना देखता है। निक्की मुस्कुराते हुए बोली, बेचारे को ऐसा मत कहा। अच्छा सुन, तू जब वापस घर जाएगी तो थोड़ा फल लेकर के जाना। रिद्धिमा का आज उपवास है, उसने कुछ कहा नहीं, पर सुबह से कुछ नहीं खाते देख करके मैंने भी अरमान की कसम दे करके बात उगलवाई। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, किस चीज का उपवास रखी है पागल ने? निक्की बोली, ठीक से पता नहीं मुझे, कुछ करवा चौथ कह रही थी। यह सुन करके अरमान की आंखें चमक उठी। वह बोला, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी है और मुस्कान शाम को आऊंगा तेरे हॉस्टल। मुस्कान ने उसे छेड़ते हुए पूछा, किससे मिलने? अरमान मुस्कुराते हुए स्मार्टली जवाब दिया, अपनी पत्नी से। राहुल ने ये सुन करके जहां सीटी मारी वहीं मुस्कान का मुंह खुला का खुला रह गया। रिद्धिमा मुस्कान की आवाज़ सुन करके दरवाजे की ओर देखा और पाया अरमान वहां खड़ा था। रिद्धिमा का दिल धक से हो गया। उसे लगा मुस्कान ने सारी बात जरूर बता दी होगी और अब वह अरमान से आंखें नहीं मिला सकती है। अरमान ने क्या सोचा होगा उसके बारे में कि मैं कैसी लड़की हूं जो उसे छोड़ करके किसी और के लिए भागी थी और आज उसका ही आसरा मांगना चाहती हूँ। अरमान अंदर आया और सोफे पर बैठता हुआ पूछा, कैसी हो रिद्धिमा? रिद्धिमा नजरें नीची करती हुई बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आंटी बुला रही थी। मुस्कान उसे हाथ पकड़ करके बिठाती हुई बोली,
आंटी को तो तुझे देखते ही काम याद आ जाता है और तू भी बुद्धू जैसा करती है। आज तू कुछ नहीं करेगी, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है तूने। अरमान अनजान बनता हुआ पूछा, क्या बात है, तुमने खाया क्यों नहीं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? रिद्धिमा जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ, ओ बस ऐसे ही। अरमान ने उसे देखा और कहा, ओके, मानो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मुस्कान अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, अरमान तू आया है बड़ा अच्छा हुआ। वैसे मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, पर मैंने सुना है फास्ट रखो तो मंदिर जाना चाहिए और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लंबी नींद लेनी है, तू ले जाना रिद्धिमा को। अरमान सर हिलाता हुआ बोला, हाँ ठीक है, मैं और रिद्धिमा थोड़ा टाइम बिताते हैं साथ साथ। रिद्धिमा ने आश्चर्य से अरमान की ओर देखा, पर मुस्कान बोली, तुझे टाइम स्पेंड करने को नहीं कहा है मैंने, इसे मंदिर ले जाने को कहा है। अरमान ने अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाया और रिद्धिमा को कहा, मैं कार में हूँ, जल्दी से तैयार हो करके आ जाओ। कह करके वह रिद्धिमा को असमंजस में छोड़ करके चला गया। रिद्धिमा कुछ देर वैसी ही खड़ी रही, फिर जैसे मुस्कान की आवाज सुन करके होश में आई, तू अब तक खड़ी है, जल्दी जा, जल्दी मत आना, मुझे लंबी नींद सोना है। उसके कार में बैठते ही अरमान ने पूछा, कौन सा मंदिर जाना है? रिद्धिमा धीरे से बोली, कोई भी। उसका दिल कह रहा था, मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है अरमान, तुम्हें देखते ही मेरा व्रत पूरा हो गया है। अरमान उसे देवी मंदिर ले गया और दोनों ने देवी माता के दर्शन किए। फिर रिद्धिमा वहाँ फल और मिठाई चढ़ाने के बाद बाहर आई तो अरमान ने उसे प्रसादी देते हुए कहा, पहले इसे खा लो, सुबह से भूखी हो, कहीं चक्कर ना आ जाए। रिद्धिमा ने सकुचाते हुए अरमान के हाथ से मिठाई ली, पर उसका दिल खुशी से झूम रहा था। जब अरमान ने उसे अपने बोतल से पानी पीने को दिया तो उसे लगा उसका व्रत पूरा हो गया है। उसने अरमान के लिए व्रत रखा था और उसके हाथों से ही उसने व्रत तोड़ते हुए पानी पिया था। अरमान उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा व्रत तो पूरा हो गया ना? रिद्धिमा के सर हिलाने से वह बोला, तो चलो आज मैं तुम्हें मेरी पसंदीदा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में ले जाऊंगा। वो जब रेस्तरां से बाहर निकले तो देखा बूंदाबांदी हो रही थी। अरमान उधर देखता हुआ बोला, मौसम अच्छा है, मैं तुम्हें मेरी पसंद की जगह ले जाऊंगा, जाओगी ना? रिद्धिमा के दिल ने कहा, तुम जहां ले जाओगे जाऊंगी अरमान। पर उसने कहा, बारिश आने वाली है। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, बारिश में वो जगह और भी खूबसूरत बन जाती है। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज उसका दिल भी सारे बंधन तोड़ करके उड़ना चाहता था। अरमान जब उसे उस जगह पर ले आया तो वह बोल उठी, अरे ये तो जूहू बीच है, ये मेरी भी फेवरेट है। मैं जब छोटी थी मम्मा और पापा के साथ आया करती थी यहाँ। अरमान बोल उठा, बारिश में यहाँ आने का मज़ा कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है। दोनों समंदर के किनारे धीरे धीरे पग उठाते चलने लगे थे। अरमान एक जगह रुक गया जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। वो वहाँ एक पत्थर पर बैठता हुआ बोला, तुम्हें पता है रिद्धिमा, जब मैं भी दुखी होता था मेरा दिल घबराता था, यहाँ आ जाता हूँ। रिद्धिमा की दिली ख्वाहिश हो रही थी कि अरमान के पास जा बैठे, पर शर्म के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। वह थोड़ा आगे बढ़ करके खड़ी हो गई, समंदर को देखने लगी। अचानक उसका ध्यान टूटा अरमान की आवाज़ से, आज तो करवा चौथ है, किसके लिए व्रत रखा है तुमने? रिद्धिमा इतना सुनते ही चौंक गई। वह समझ गई अरमान को करवा चौथ पता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ओ मैं, अरमान की गंभीर आवाज़ गूंजी, क्या मैं उस इंसान का नाम जान सकता हूँ जिसे तुम इतना प्यार करती हो कि जिसके लिए सुबह से पानी तक नहीं पिया? रिद्धिमा ने देखा अरमान ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ रुंध गई थी और सिसकने लगी थी। अरमान उसे कंधों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसी तरह पूछा, क्यों रिद्धिमा, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? क्यों इस मंगलसूत्र को 1 साल से अपने साथ रखा है जिसके बंधन को तुमने खुद तोड़ा था? क्यों उस इंसान के लिए व्रत रख रही हो जो तुम्हारा कोई नहीं लगता है? रिद्धिमा अपने हाथों में मुंह छुपा करके रोने लगी, पर अरमान ने फिर कहा, क्यों रिद्धिमा,
क्या तुम हमारे रिश्ते को अभी तक समझ नहीं पाई हो? क्यों तुम अभी तक अपने एहसास को व्यक्त नहीं कर पा रही हो? रिद्धिमा सिसकते हुए बोली, डर लगता है, डर लगता है। मेरे दिल में उठते जज्बात को व्यक्त करने में डर लगता है मुझे। जिस इंसान को मैंने धोखा दिया, जिसके रुतबे को बर्बाद किया, जिसके दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई, उसका मुझे नफरत करना लाजमी है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं अरमान। अरमान रुंधे स्वर में बोला। उसे कैसे नफरत करूं रिद्धिमा, जिससे मैंने कभी प्यार किया था? उससे कैसे नफरत करूं जिसके गले में कभी प्यार का मंगलसूत्र डाला था? अचानक रिद्धिमा अरमान के पैर पर झुकती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो अरमान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। जानती हूँ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी और बाकी ज़िंदगी इस खुशी के साथ काट लूँगी कि मुझे तुमसे माफ़ी मिल गई है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बेस्ट लड़की मिलनी चाहिए। अरमान उसे बाहों में पकड़ करके उठाते हुए पूछा, तो ये भी बता दो मेरे लिए बेस्ट कौन है? रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, डॉक्टर निकिता। अरमान हंसते हुए बोला, तो उसके मंगेतर डॉक्टर अभिमन्यु का क्या होगा, जिसने बड़े अरमान से, बड़े प्यार से उसके उंगली में अपना नाम की अंगूठी पहनाई है। रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसे देखा। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, वह डॉक्टर अभिमन्यु की मंगेतर है और मेरी अच्छी दोस्त है, और मेरे लिए कौन बेस्ट है ये मैं जानता हूँ। मेरे लिए वही बेस्ट है जो मेरे लिए व्रत रखती है, मेरे प्यार का मंगलसूत्र अपने गले में डालती है। रिद्धिमा ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली थी। अरमान उसके चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में लेते हुए फुसफुसाया, मैंने सही कहा ना? रिद्धिमा शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं पता। अरमान ने उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखा, जिसके गुलाबी ओंठ घबराहट के मारे थरथरा रहे थे। रेशमी बाल हवा में बिखर करके उसके खूबसूरत गालों को चूम करके बदमाशी कर रहे थे। उसकी आंखें बंद थी और घनी काली पलकों से ढकी हुई थी। अरमान धीरे से बोला, आंखें खोलो रिद्धिमा, तुम्हारे सामने वो खड़ा है जो इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। पर रिद्धिमा ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, डर लगता है कहीं ये सपना ना हो। अचानक बादल जोर से गरज उठे और बरसात होने लगी। रिद्धिमा डर करके अरमान से लिपट गई। अरमान हंस पड़ा और शरारती अंदाज में बोला, अब समझ में आया ये बादल इतनी जोर से क्यों गरजता है। रिद्धिमा जल्दी से खुद को अलग करते हुए पूछी, क्यों? अरमान उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, मुझ जैसे बेचैन आशिक के लिए जिसका प्यार शर्म से उसके पास नहीं आता है। रिद्धिमा शर्माते हुए खुद को अलग किया, पर अरमान उसकी आंखों में आंखें डालते हुए शरारती अंदाज में पूछा, अब तो बता दो मैं तुम्हारा कौन हूँ? रिद्धिमा नज़रें झुकाते हुए बोली, तुम मेरे भगवान हो अरमान। अरमान बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। रिद्धिमा फिर से नज़रें झुकाते हुए बोली, तुम मेरे अरमान हो, मेरे दिल के अरमान। अरमान कुछ सोचता हुआ उत्तर दिया, ये उतना बुरा नहीं है। दोनों उसी तरह कुछ देर बारिश में खड़े रहे। फिर अरमान ने अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी, पर रिद्धिमा उसी तरह से सर झुका करके खड़ी रही। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, ओके, अब मैं बताऊं तुम मेरी क्या हो? रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा। अरमान ने समंदर की ओर दिखाते हुए कहा, ये समंदर इतना खूबसूरत क्यों लगता है? तुम्हें पता है रिद्धिमा, इसकी खूबसूरती का राज ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हैं जो इसे खूबसूरत बनाती हैं, नए नए रंग भरती हैं। तुम भी मेरे लिए वही मायने रखती हो रिद्धिमा। मैं तो एक ठहरा हुआ पानी की धारा हूँ जिसकी ज़िंदगी को खूबसूरत तुम बनाती हो। मैं एक दरिया हूँ जहाँ तुम्हें खुशियों की लहर भरनी है। ऐसा होगा ना रिद्धिमा? रिद्धिमा ने सर हिलाया और उससे लिपट गई। अरमान उसके कपोल पर एक चुंबन अंकित करते हुए गुनगुना उठा, जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रूह बार बार तेरा नाम ले। रिद्धिमा ने खुद को उससे अलग करते हुए गा बैठी, चुप हैं बातें, दिल कैसे मैं बयां करूं, तू ही कह दे जो बात मैं कह ना सकूं। अरमान अपनी बाहें फैला करके आँखों से उसे इशारा करते हुए गा उठा कि तेरे संग पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियों सा कहता रहूं। रिद्धिमा शर्मा गई और गा उठी,
आधी जमीन आधा आसमान था, आधी मंजिल आधा रास्ता था। अरमान उसे अपनी ओर खींच करके बाहों में भींचता हुआ गुनगुना उठा। तेरा दिल बन के मैं साथ तेरे धड़कूं, खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं, कि संग तेरे पनियों सा पानियों सा बहता रहूं। रिद्धिमा किचन में कुछ स्पेशल बनाने में जुटी थी। आज मुस्कान निकिता के साथ ही हॉस्टल की सारी लड़कियां हॉस्टल में थी और वुमेन्स संडे सेलिब्रेट कर रही थी। रिद्धिमा के साथ सबकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि उनके पसंद की चीज़ें रिद्धिमा बना देती थी। हॉस्टल की ऑनर मिस सेन भी उससे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि रिद्धिमा उनका काम कर देती थी। कुछ दिनों से रिद्धिमा को अरमान शाम को बाहर घुमाने ले जाया करता था और थोड़ी देर बाद हॉस्टल छोड़ जाया करता था। इस बात को लेकर के हॉस्टल की लड़कियां उसे चिढ़ाया करती थी। कोई लड़की कहती, इस हैंडसम के बारे में पता होता तो मैं सेन आंटी से बात करके इसे ज़रूर फंसा लेती। कोई कहती, इसका कोई भाई है क्या रिद्धिमा, मेरी भी किस्मत चमका दे। कोई अफसोस के साथ कहती, हम रिद्धिमा जैसी खूबसूरत थोड़े ना हैं जो अरमान जैसा हैंडसम मिलेगा। रिद्धिमा यह सुन करके शर्म से लाल हो जाया करती। वह उनसे बचने के लिए किचन में समय बिताया करती थी, क्योंकि वो हर रोज़ कुरेद कुरेद करके पूछती कि वो शाम को कहाँ जाते हैं, क्या बातें करते हैं। रिद्धिमा उन खूबसूरत पलों में खो जाया करती थी जो अरमान के साथ बिताया करती थी। दोनों उसी जगह पर ज़्यादातर जाते थे जहां दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया था। अरमान जहां चट्टान पर बैठता हुआ रिद्धिमा का हाथ पकड़ करके खींच करके बिठाता, क्योंकि रिद्धिमा को अब भी झिझक होती थी, पर अरमान कभी भी नज़दीकियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता था और रिद्धिमा खुद को अरमान के नज़दीक बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। दोनों घंटों बातें करते रहते थे, अपने बचपन की बातें, दोस्तों की बातें, मम्मा पापा की बातें, और समय ऐसे गुजर जाता मानो उन्होंने अभी अभी अपनी बातें शुरू की हों। रिद्धिमा अरमान की बातें सुनते हुए ऐसे खो जाती थी कि लगता था कि वह कहता जाए और वह इसी तरह सुनती जाए। अरमान इसकी पसंद नापसंद पूछता, मम्मा पापा की बातें पूछता, पर उसने कभी भी रिद्धिमा के पिछले 1 साल के बारे में नहीं पूछा, और यह रिद्धिमा के लिए चैन की बात थी, क्योंकि उसके याद से ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। आजकल उसे लगने लगा था कि वो अरमान पता नहीं कितने साल के बिछड़े हुए प्रेमी हों और आज मिले हों, और पिछला 1 साल कोई बुरा सपना हो जो अब वह याद नहीं करना चाहती थी। अरमान की बातें वह जितना सुनती उसके प्यार में डूबती जाती। वह अपने पापा मम्मा के बारे में भी बताया करता था और रिद्धिमा को आश्वस्त करता कि वो रिद्धिमा को ज़रूर अपना लेंगे। उसने एक दिन बताया कि डॉक्टर शशांक ठीक हैं, पर जब ठीक टाइम आएगा वो उनके पास उसे ले जाएगा, और रिद्धिमा को अरमान की बातों पर पूरा विश्वास था। कभी कभी रिद्धिमा बात करते करते कहीं खो जाती थी और अचानक जैसे डर सी जाती हो, मानो अरमान उसके दिल की बात समझ जाता और अपने हाथों में उसका हाथ लेते हुए कहता, जो हुआ भूल जाओ रिद्धिमा। रिद्धिमा कुछ जवाब नहीं देती, बस अरमान के कंधे पर सर रख करके बैठी रहती। एक दिन अचानक अरमान ने कहा, रिद्धिमा हम एक काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम संजीवनी में मिले हैं, हमें प्यार हो गया और छुप छुप के मिल रहे हैं। कह करके वह ठहाका लगा करके हंस पड़ा। पर रिद्धिमा ने पूछा, छुप छुप के क्यों? अरमान उसके हाथों को अपने हाथ में लेता हुआ बोला, क्योंकि डॉक्टर शशांक को मैं पसंद नहीं था ना। रिद्धिमा ने मन में सोचा, काश ऐसा होता कि मुझे तुमसे प्यार हो जाता, पर वह प्यार से उसे देखते हुए बोली, पापा तुम जैसे इंसान से गुस्सा होंगे मैं मान नहीं सकती। अरमान सर हिलाता हुआ बोला, हाँ ये बात भी है, जब तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मैं बुरा हो ही नहीं सकता। रिद्धिमा यह सुनकर के मुस्कुरा पड़ी। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, सोच रहा हूँ मुझमें क्या बुराई है जो सर को पसंद नहीं है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, तुम में कोई बुराई ही नहीं है। अरमान ठहाका लगा करके हंसते हुए बोला, तुम सचमुच मेरे प्यार में डूब चुकी हो रिद्धिमा। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। रिद्धिमा ने मन में सोचा, यही तो मेरा विवेक के साथ हुआ था,
पर अब मैंने सही इंसान को पहचाना है। अरमान, तुम सच में इस दुनिया के बेस्ट इंसान हो। अरमान कोई जवाब ना दे पाकर के उसके गालों पर हाथ फेरा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, मुझमें एक बुराई है, हॉस्पिटल में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, ये कोई बुराई नहीं है, मैं जानती हूँ सब तुम्हें कितना पसंद करते थे, लड़कियां तो मरती थी तुम पर। अरमान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, और मैं जिस पर मरता था वो मुझे घास भी नहीं डालती थी। रिद्धिमा सर झुकाते हुए धीरे से बोली, सॉरी। अरमान ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए शरारती अंदाज में बोला, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा रिद्धिमा मलिक। रिद्धिमा अचानक से कांप गई, पर अरमान उसके दिल की बात समझते हुए उसकी हथेली पर चुंबन अंकित करते हुए धीरे से बोला, डरो मत रिद्धिमा, मैं तुम्हारे इजाज़त के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। रिद्धिमा आंखों में आंसू लिए उससे लिपट गई थी। रिद्धिमा ने गलती से गरम तावे को हाथ लगाया और उसका ध्यान टूट गया और वह वर्तमान में लौट आई। उसने ख्याल किया हाल में आने वाली आवाज़ बंद हो चुकी थी और एक सन्नाटा जैसा छा गया था। उसने सब डिशेस बना लिया था, इसलिए सोचा सबको इन्फॉर्म कर दे, और जैसे ही जाने को मुड़ी आतंकित हो करके चिल्ला उठी। वह सामने खड़ा था, वही शैतानी चेहरा, वही शैतानी मुस्कुराहट, पर उसकी आंखें जैसे जल रही थी। रिद्धिमा का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वह वहां से भागना चाहती थी पर इतना कांप रही थी कि लग रहा था वह बेहोश हो करके गिर जाएगी। विवेक उसके सामने रास्ता रोके खड़ा था। रिद्धिमा को इतनी ठंड में भी पसीने आने लगे थे और उसकी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। विवेक उसके तरफ बढ़ रहा था और वह पीछे हट रही थी, पर जानती थी वह विवेक के हाथों से बच नहीं सकती है। उसकी आंखें डर के मारे फैल गई थी और एक ही नाम उसे याद आ रहा था, अरमान। विवेक उसके पास आ चुका था और उसके गाल को छूते हुए कर्कश आवाज में बोला, अले रिद्धिमा गुप्ता, डर लग रहा है? इसी विवेक से टूट करके प्यार करती थी ना तू? रिद्धिमा कांपती हुई आवाज में बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ? विवेक पुचकारते हुए बोला, मैं तुम्हें मिस करता रहा हूँ डार्लिंग, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आखिर तू मिल ही गई। रिद्धिमा खुद के डर को काबू में करती हुई कांपती आवाज में बोली, ले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। विवेक ठहाका लगा करके हंस पड़ा और डरने का नाटक करता हुआ बोला, अले मैं तो डर गया, कौन रोकेगा मुझे? तेरा वो डॉक्टर अरमान, वो तो 2 दिन के लिए सिंगापुर गया है ना, और जब तक वापस आएगा तुझे मैं वहां पहुंचा दूंगा जहां तुझे होना चाहिए। रिद्धिमा समझ गई कमीने विवेक सारी जानकारी ले करके ही यहां आया है, पर उसे अरमान के बार बार यही सिखाया था कि ऐसे सिचुएशन में अपने दिमाग से काम लेना है और डरना बिल्कुल नहीं है। इसलिए वह किसी तरह हिम्मत जुटाती हुई बोली, यहाँ अरमान की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ ही काफ़ी हैं तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। विवेक कहा लगा करके हंस पड़ा और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं है, लड़कियों को हम चूहिया कहते हैं। दाना डालो और फंसा लो। सारी चूहिया मेरे आदमियों के कब्जे में हैं और मैंने देखा कुछ बहुत हाट हैं। तेरी ओ डॉक्टर मुस्कान और डॉक्टर निकिता काफ़ी अच्छा माल है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा रे। रिद्धिमा को ऐसा लगा कि उसके मुंह पर थूक दे। विवेक बात करते हुए उसके करीब आ रहा था और वह जानती थी आज उसे खुद को मदद करनी होगी इस भेड़िए से बचने के लिए। मुस्कान उसे बार बार यही समझाती थी कि अपनी मदद खुद करोगी तभी आगे बढ़ पाओगी रिद्धिमा। अपने मन का डर हटाओ और वह कमीना सामने आ जाए तो खुद को तैयार रखो, उसका डट करके मुकाबला करो। रिद्धिमा पीछे हटते हुए गैस टेबल तक पहुंच चुकी थी जहां मसाले का डब्बा रखा हुआ था और उसे अच्छी तरह पता था कहां क्या रखा है। हर हफ्ते इस हॉस्टल में मिस सेन एक क्लास लेती थी जिसमें वह सिखाती थी कि लड़कियों को किस तरह घरेलू सामान या घर के छोटे मोटे चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को बचाना है। उसने देखा विवेक उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। अब उसे किसी तरह विवेक का ध्यान हटाना था, इसलिए चिल्ला उठी, अरमान को जब
पता चलेगा वह तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। विवेक इतना सुनते ही गुस्से से जल उठा और रिद्धिमा के बाल पकड़ता हुआ गरजा, मेरी बिल्ली मुझसे में आओ, देख लूंगा तेरे उस आशिक को भी। विवेक उसके बिल्कुल करीब था और रिद्धिमा को ऐसा सुनहरा मौका मिल ही नहीं रहा था। उसने लाल मिर्च का डब्बा उठाया और विवेक के मुंह पर दे मारा और एक ही पल में सारा का सारा मिर्च पाउडर विवेक के आंखों, मुंह और नाक में चला गया था और उसने चीखते हुए रिद्धिमा को छोड़ दिया। रिद्धिमा ने बेलन उठाया और विवेक के सर पर अपनी पूरी ताकत से दे मारा। विवेक जमीन पर गिर चुका था और मिर्च के जलन से दर्द के मारे चीख रहा था। रिद्धिमा अपनी पूरी ताकत लगा करके दौड़ पड़ी और बाहर आकर के दरवाजे को लाक और हाल की तरफ दौड़ी। दूसरी तरफ विवेक के आदमियों ने हाल की लड़कियों को अपने कब्जे में पकड़ रखा था। रिद्धिमा जब किचन में बिजी थी तभी हाल में ये लोग अचानक घुस आए और सबको कब्जों में ले लिया था। विवेक ने उन लड़कियों को कहा था कि उसे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बस उसे रिद्धिमा चाहिए। वो कहाँ है बता दे तो सबको छोड़ दूंगा। सभी लड़कियों में स्नेहा थोड़ी डरपोक थी, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए बता दिया कि रिद्धिमा किचन में है। विवेक के जाने के बाद उसके आदमियों ने लड़कियों से कहा कि वो चुपचाप रहें, तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। लड़कियां डर के मारे चुपचाप खड़ी थी, पर मुस्कान और निकिता के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो जानती थी आज अगर वो चुप रही तो विवेक रिद्धिमा को लेकर के चला जाएगा और फिर उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन आदमियों ने जब देखा लड़कियां डर के मारे चुपचाप खड़ी हैं तो वो निश्चिंत हो गए और आपस में बातें करने लगे। वो इस काम में एक्सपर्ट थे और उन्हें पता था ज़्यादातर लड़कियां कमज़ोर होती हैं, पर उन्हें ये पता नहीं था इस हॉस्टल की एक एक लड़की जूडो कराटे में एक्सपर्ट है। उन्हें बातचीत में बिजी देख करके मुस्कान, निकिता और दूसरी लड़कियों में आंखों ही आंखों में प्लान बन गया और अचानक मुस्कान उस आदमी पर कूद पड़ी जिसने स्नेहा के माथे पर पिस्तौल लगा रखा था। वह आदमी हड़बड़ा गया और उसके हाथ से पिस्तौल छिटक करके दूर जा गिरी। निकिता ने उसे उठा लिया और जब तक वो लोग कुछ समझ पाते सभी लड़कियां उनके साथ भिड़ चुकी थी। कुछ देर में लड़कियों ने उन लोगों को कब्जे में ले लिया, पर अचानक पासा पलट गया और एक बदमाश जिसके पास पिस्तौल था मुस्कान को अपनी पकड़ में लेते हुए चिल्लाया, चुपचाप मेरे आदमियों को छोड़ करके पिस्तौल फेंकते हुए लाइन में खड़ी हो जाओ लड़कियों, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। लड़कियों को असमंजस में देख करके मुस्कान बोली, ऐसा मत करना गर्ल्स, वरना रिद्धिमा को वो ले जाएंगे। लड़कियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी। उस बदमाश ने कान डाउन शुरू किया और अचानक बड़े जोर की आवाज़ हुई और वह आदमी अपना हाथ पकड़ करके ज़मीन पर गिर पड़ा। लड़कियों ने देखा मैक्स, जो बेड के नीचे छुप करके सब देख रहा था, उसने आक्रमण कर रखा था और गरज रहा था। वह उस आदमी के छाती पर चढ़ चुका था और दाहिने हाथ को अपने जबड़े में दबा रखा था। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश मैक्स, आज से तू मेरा हीरो है रे। मैक्स ने भी भाव से जवाब दिया, पर उस आदमी को नहीं छोड़ा। इस बीच मिस सेन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब मुस्कान और निकिता किचन की ओर दौड़ पड़ी गलियारे में। निकिता रिद्धिमा से टकराई तो बेतहाशा भागती आ रही थी। उसने उन दोनों को बताया कि उसने विवेक को किचन में बंद कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और मिस सेन के बयान पर सबको पकड़ करके थाने ले गई। विवेक की आंखों की हालत खराब थी, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल भेजा गया। अच्छी बात यह हुई कि मिस सेन के भाई वहां के पुलिस कमिश्नर थे। मिस सेन ने उन्हें कॉल करके कहा कि इनको किसी तरह से जमानत ना मिले और इन पर रियायत ना की जाए। मुस्कान के कॉल करने पर राहुल, अतुल एम्बुलेंस लेकर के आ गए थे और घायल लड़कियों को अस्पताल ले गए। रिद्धिमा अभी भी डरी हुई थी, पर जब मुस्कान ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा, अब से तू मेरी शागिर्द बन सकती है, शाबाश रिद्धिमा, हमें तुझ पर गर्व है, तो वह फूली ना समाई। इस बात की खबर मिलते ही अरमान तुरंत वापस लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह मुस्कान के हॉस्टल पहुंच गया। रिद्धिमा,
जो अब तक उस घटना से उबर नहीं पाई थी, अरमान को देखते ही दौड़ गई और उससे लिपट गई। अरमान उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, मुझे तुझ पर गर्व है रिद्धिमा। मुस्कान बोल उठी, ये लो, हमने जो किया उसके लिए तुझे गर्व नहीं है, सिर्फ रिद्धिमा के करने से गर्व है। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, तुम दोनों के पास रिद्धिमा को छोड़ने की वजह यही थी मुस्कान, कि मैं जानता था मेरी दोनों दोस्त शेरनी हैं और खुद को बचाते हुए रिद्धिमा को भी बाल बांका नहीं होने देंगी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स अरमान, पर हमें भी तुझसे गले मिलना है। सिर्फ रिद्धिमा का हक नहीं है जो तुझसे चिपक करके खड़ी है। इतना सुनते ही रिद्धिमा अरमान से अलग हो गई और अरमान उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, मेरी पत्नी है, ये इसका हक पहले है, फिर तुम लोगों का है। मुस्कान आंखें दिखाते हुए बोली, ये लड़की मिलते ही तू बड़ा बेशरम बन गया है अरमान। इतना सुनते ही रिद्धिमा छिटक करके अरमान से अलग हो करके दूर जा करके खड़ी हुई और मुस्कान निक्की ठहाका लगा करके हंस पड़ी। तभी राहुल और अभिमन्यु अंदर आ गए। अरमान हंसता हुआ बोला, लो, तुम दोनों को गले लगाने वाले आ गए हैं। अभिमन्यु निकिता के पास आ करके उससे लिपटता हुआ बोला, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं जान? निकिता हंसते हुए खुद को छुड़ाई और बोली, नहीं, अभी तुम्हारी निक्की इतनी कमज़ोर नहीं है। अभिमन्यु उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, आई लव यू मेरी जान। अरमान ने कहा, मुस्की, तू भी राहुल के गले मिल ले, इसकी आस थी ना तुझे? मुस्कान ने उसे घूर करके देखा तो वह रिद्धिमा को अपने आलिंगन में लेता हुआ राहुल से बोला, तेरी मुस्की ने इतना बड़ा काम किया, कभी तो उससे बाहों में ले करके शाबाशी देना सीखो राहुल। राहुल हंसता हुआ अपनी बाहें फैला करके मुस्कान बाल झटकते हुए बोली, शेरनी किसी के बाहों में नहीं आती है। राहुल ठहाका लगा करके हंस पड़ा और अरमान से बोला, मुझे यही उम्मीद थी इस पंजाब की शेरनी से। मुस्कान मुस्कुरा उठी और राहुल के तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। शाम का समय था। अरमान अपने कमरे में कुछ काम में व्यस्त था। बलविंदर टहलने गए थे और अनन्या बैठ करके टीवी में न्यूज़ देख रही थी। अरमान ने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और हाल में आकर के मम्मा के पास बैठा। अनन्या मग्न हो करके खबरें देख रही थी। अरमान कुछ देर बैठा रहा, फिर मम्मा की गोद में सर रख करके लेट गया। अनन्या समझ गई उनका बेटा किसी टेंशन में है या कुछ कहना चाहता है, पर वह जानती थी वह खुद ही बताएगा, सो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। अरमान कुछ देर बाद धीरे से बोला, मम्मा, आपको याद है बचपन में जब मुझे आपसे कुछ चाहिए होता था, मैं इसी तरह आपके गोद में सर रख करके सो जाता था और आप समझ जाती थी। अगर आपको मेरी मांग ठीक नहीं लगती तो आप पहले डांटती थी, फिर नाराज़ रहती थी, पर अगले दिन मुझे मेरी चीज़ें मिल जाया करती थी। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तेरा पहला बास्केटबॉल, फिर मोबाइल, फिर इन कुत्तों का लाना, फिर MBBS पढ़ने की जिद करना, सब याद है मुझे। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनन्या का ध्यान उस न्यूज़ की ओर गया जो एक चैनल में दिखा रहा था किस तरह एक हॉस्टल में लड़कियों का अपहरण करने आए गुंडों को लड़कियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और वे पकड़े गए। रिपोर्टर कह रहा था, इस गैंग का काम है लड़कियों को अगवा करना और उन्हें बेच देना। मुंबई पुलिस को इनको बहुत दिनों से तलाश थी, पर सफलता नहीं मिल रही थी। इन लड़कियों ने ये काम करके दिखाया है। अगर हमारे देश की हर एक लड़की इतनी हिम्मत रखे तो उन पर अत्याचार कम होते देर नहीं लगी। उन गुंडों को टीवी में दिखाया जा रहा था। रिपोर्टर ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हम उन लड़कियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सॉरी, क्योंकि हमें लगता है इन अपहरणकारियों के साथ और भी लोग मिले हुए हैं। लड़कियों को सामने लाने से उन पर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए हमें ऊपर से आर्डर मिला है कि उनका परिचय गुप्त रखा जाए। रिपोर्टर से पूछा, उन किडनैपर्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे? इंस्पेक्टर, सॉरी, जब तक तहकीकात चल रही है
हम कुछ नहीं बता सकते हैं। रेपोतेर, हमने सुना है उनका लीडर काफी घायल है, क्या उन लड़कियों के पास हथियार थे? इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, नहीं, पर मुझे अब पता चला कि इनके हथियार तो इनके फेवरेट जगह हैं, यानी किचन में रहते हैं। इसके अलावा इनकी हिम्मत और सूझबूझ ही इनके हथियार हैं। इन लोगों को घायल करने के लिए लड़कियों को पिस्तौल या चाकू नहीं चाहिए। रिपोर्टर बोला, मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, इनके लीडर के आंखों में एक लड़की ने लाल मिर्च डाल दिया, वह लगभग अंधा बन गया था। रिपोर्टर बोला, ये कुछ ज्यादती नहीं हो गई उसके साथ? इंस्पेक्टर, जिनकी नज़र इतनी बुरी होती है उनके लिए ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए। मेरी भी 14 साल की बेटी है और मैं इन बच्चियों का दर्द समझता हूँ। रिपोर्टर दर्शकों की ओर मुखातिब हुआ और बोला, देखा आपने, इंस्पेक्टर को भी लग रहा है उन्होंने सही किया है। इसे ही नारी शक्ति कहते हैं जो दुनिया बदल सकती है। अनन्या टीवी बंद करती हुई बोली, सच में इन लड़कियों ने बहुत बड़ा काम किया है। रोज लड़कियों को किडनैप और उन पर अत्याचार की घटनाएं सुन सुन करके इतना गुस्सा आता है। मुझे आज दिल का थोड़ा ठंडक मिली है, काश मैं उनसे मिल पाती। अरमान मुस्कुराता हुआ पूछा, आप उनसे मिलना चाहती हैं? अनन्या ने जवाब दिया, हाँ, पर कैसे? अरमान बोला, मैं उन्हें जानता हूँ। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, तू कैसे जानता है? अरमान उठ करके बैठता हुआ बोला, वो डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर निकिता और बाकी गर्ल्स उसके हॉस्टल की हैं। अनन्या ने उसकी तरफ देख करके पूछा, सच में? मुझे उनसे मिलना है अरमान। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, और मम्मा, वो लड़की जिसने उस लीडर पर मिर्ची फेंकी थी वो रिद्धिमा है। अनन्या ने उसे विस्मय से देखा क्योंकि वह जानती थी अरमान की रिद्धिमा नाम की कोई दोस्त नहीं है। उन्होंने थोड़ा रुक रुक करके पूछा, कौन? माने कौन रिद्धिमा? अरमान उनकी तरफ देखता हुआ बोला, आपने सही समझा मम्मा, आपकी बहू रिद्धिमा। अनन्या यह सुन करके लगभग उछल पड़ी, फिर अरमान को देखते हुए बोली, मेरी बहू? तुझे रिद्धिमा कहाँ मिली? तू उसे कैसे जानता है? मेरी कोई बहू नहीं है अरमान, तू ये बात भूल गया है। अरमान अनन्या के पास आ करके उनका हाथ पकड़ करके बिठाता हुआ बोला, मम्मा, मैं जानता हूँ आप रिद्धिमा से बहुत नाराज़ हैं, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। अनन्या बैठती हुई बोली, तू कुछ भी कहे, मैं उसे अब नहीं स्वीकार करने वाली। अरमान बोला, ठीक है मम्मा, बस आप सुन लो मेरी बात। अनन्या ने नाराज़गी भरे नज़र से उसे देखती हुई बोली, बता। अरमान बोला, मम्मा, रिद्धिमा को उस लीडर ने ही प्यार के जाल में फंसाया था, पर रिद्धिमा को उसकी असलियत पता चली तो वह वहाँ से भाग निकली और आज 1 साल से उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। अनन्या बेचैनी के साथ बोली, पर तुझे कैसे पता? और वो मुस्कान निकिता को कहाँ मिली? कहीं वह यहाँ तो नहीं आई थी? अरमान बोला, नहीं मम्मा, वो यहाँ नहीं आई थी, पर किस्मत ने हमें मिलाया है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, प्लीज़ आप सुन लीजिए, फिर जो फैसला करना है कीजिएगा। अरमान ने रिद्धिमा को कार एक्सीडेंट से लेकर के पूरी घटना का ब्यौरा दिया और अनन्या चुपचाप सुनती रही। अरमान जब चुप हुआ तो अनन्या ने कहा, तो अब तू चाहता है मैं उसे स्वीकार कर लूं? अरमान ने सर हिलाया और वो बोला, उसे अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है मम्मा। उसके लिए है कि शशांक सर ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है। अब वो कहाँ जाएगी आप बताओ? अनन्या नाराज़गी से बोली, मुझे क्या पता। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मम्मा, उसकी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कल उसे कह दूंगा कि। अनन्या उसके मुंह की बात छीनते हुए बोली, क्या कहेगा कि मम्मा ने मना कर दिया तुम्हें अपनाने से? अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, आप नहीं चाहती तो उसे मैं घर से नहीं ला सकता मम्मा। अनन्या बोली, आज इसलिए मेरे गोद में सर रख करके कुछ मांगना चाहता था तू, अब मैं कहूँगी तो तू मान लेगा मेरी बात? अरमान ने कहा, मान लूँगा मम्मा, क्योंकि आप मेरे लिए रिद्धिमा से कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अनन्या उसे घूरते हुए बोली, शादी के मंडप में उसकी जिम्मेदारी ली थी तूने, अब इस तरह
मुंह कैसे मोड़ सकता है। अरमान कुछ समझा नहीं, अनन्या का मुंह देखता रहा। अनन्या मुस्कुरा करके बोली, पत्नी है तेरी और साथ निभाने की कसम खाई थी तूने, इसलिए तो उसे मुसीबत में देख करके तू उसके साथ खड़ा रहा। अब माँ के कहने पर उसे ठुकरा देगा। तेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है, जा ले आ उसे। अरमान ने आश्चर्य से मम्मा को देखा और फिर उछलता हुआ उनके गले लग गया और उनका हाथ चूमता हुआ बोला, आप बेस्ट हो मम्मा। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, पहले पापा से पूछ ले। अरमान ने हंसते हुए कहा, वो काम पहले ही कर लिया है, बस आपकी इजाज़त चाहिए थी। अनन्या बोली, पर मेरी एक शर्त है अरमान। अरमान दुविधा की नज़रों से देखता हुआ बोला, क्या मम्मा? अनन्या ने जवाब दिया, उसे तेरे साथ फिर से शादी करनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उस मनहूस घटना को हम भूल जाएं, और मुझे तुम दोनों के विवाह की तस्वीरें भी तो चाहिए। पुरानी तो मैंने गुस्से में जला दी थी। अरमान खुशी से उछलता हुआ बोला, सब हो जाएगा मम्मा, मैं एक बार उसे बता करके आऊं कि मेरी ग्रेट मम्मा मान गई हैं। अरमान उछलता हुआ वहां से चला गया। अनन्या उधर देख ही रही थी कि बलविंदर की आवाज़ आई। अनन्या, सब कुछ पहले जैसा होने के लिए डॉक्टर शशांक का यहाँ होना ज़रूरी है। क्या वो सचमुच अपनी बेटी को माफ़ नहीं करेंगे? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं करेंगे, हम सब हैं ना उन्हें मनाने के लिए। अगले दिन अरमान रिद्धिमा को अपने घर ले आया। वैसे तो रिद्धिमा का दिल खुशी से उछल रहा था, क्योंकि वह उस घर में वापस जा रही थी, अरमान की ज़िंदगी में वापस आ रही थी, पर घबराहट उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। जैसे ही वह कार से उतरी, अनन्या और बलविंदर को लान में खड़ा देख करके उसके पांव वहीं रुक गए। अरमान समझ रहा था कि रिद्धिमा बहुत डर रही है, इसलिए उसका हाथ पकड़ करके उनके सामने आया और बोला, मम्मा जो चाहे सज़ा दे दो, पर अपने कदमों में इस पगली लड़की को थोड़ी जगह दे दो। अनन्या ने ख्याल किया रिद्धिमा की आंखें भर आई हैं। उन्होंने रिद्धिमा की ओर देखते हुए कहा, थोड़ी सी क्यों, हम पूरी जगह ही इसे देंगे, पर मेरी भी शर्त है। रिद्धिमा भर्राए स्वर में बोली, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं जब तक ना कहूँ इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, मंजूर है ना तुम्हें? रिद्धिमा ने सर हिलाते हुए उनके पैर छू लिए। अनन्या उसके माथे को आशीर्वाद देते हुए छू लिया था। वो बलविंदर के पैरों पर झुक गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए अनन्या से बोले, वैसे भी बच्ची डरी हुई है, अब इसे और डराओ मत अनन्या, अंदर ले चलो। और अनन्या बोली, रुको, पहले मुझे आरती उतार लेने दो, जिससे अब कोई अपशगुन घर में ना हो। अनन्या के बुलाने पर काका पूजा की थाली लेकर के दौड़ते हुए आए और रिद्धिमा को देख करके मुस्कुराने लगे। अनन्या यह देखते हुए बोली, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे रिद्धिमा को पहचानते हो। काका हंसते हुए बोले, अरमान बाबा बता दूं क्या? अरमान ने आंखें दिखाई तो काका बोल पड़े, अनन्या मैडम को बिना बताए मुझे खाना हजम नहीं होगा। अरमान बोला, वैसे अब मेरी रिद्धिमा बेटी इस घर में बहू बन करके आ गई है, तो अब छुपाना कैसा? अनन्या बोल पड़ी, अभी रिद्धिमा सिर्फ मिलने आई है काका, मैं इसे उसके घर से दुल्हन बना करके ले आऊँगी। यह सुन करके रिद्धिमा शर्मा गई और अरमान मुस्कुराने लगा। शशांक बहुत दिनों बाद मुंबई आए थे। उन्होंने अपने होम टाउन में हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया था और ख़ुद को व्यस्त रखने की कोशिश में थे, पर रिद्धिमा की याद उन्हें ना दिल में चैन देती थी और ना रात में। कभी कभी वो खुद को तसल्ली देते कि रिद्धिमा अपनी दुनिया में खुश है, और इतनी खुश है कि उसकी याद भी नहीं आती है उसे। पर कभी कभी दिल बहुत घबराता था। शादी से पहले उन्होंने रिद्धिमा के रिक्वेस्ट पर विवेक को घर पर बुलाया था और उससे मिले थे, और उन्हें पहली नज़र में ही वो धूर्त लगा था। पर तब तक रिद्धिमा पूरी तरह विवेक के प्यार के जाल में फंस चुकी थी और शशांक के समझाने का कोई असर नहीं हुआ था।
उस पर। वैसे भी वह इतना चुप रहती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है शशांक समझ ही नहीं पाते थे। और उन्हें इस वक्त पद्मा की बहुत याद आती थी। उन्हें लगता था शायद पद्मा रिद्धिमा के दिल की बात समझ जाती। उन्हें लगा था रिद्धिमा नासमझ है और अरमान जैसा पति पा करके विवेक को भूल जाएगी और रिद्धिमा इतना बड़ा कदम उठा लेगी, उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था। रिद्धिमा के इस तरह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला करके भाग जाने पर शशांक उस पर बहुत ज़्यादा खफा थे और उन्हें यह भी एहसास हुआ था कि उन्होंने अरमान के साथ गलत किया है। इसलिए उन्होंने प्रायश्चित के तौर पर अपना घर उसके नाम लिख दिया था और मुंबई छोड़ दिया था। कुछ समय बाद अरमान ने फ़ोन करके उन्हें यह आगाह किया था कि उसे रिद्धिमा का पता चल गया है और शशांक उसे माफ़ कर दे। पर शशांक को लगा कि रिद्धिमा ने ही अरमान को इसके लिए प्रेशर दिया होगा, इसलिए उन्होंने उससे मिलने से साफ साफ मना कर दिया था। आज अचानक संजीवनी में हो रही एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का उन्हें मौका मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाए। शायद एक आस ये भी थी कि रिद्धिमा से एक बार मिल लें। उनके यहाँ आने पर सब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। उन्हें अपने पुराने जगह पर आ करके बहुत खुशी हो रही थी, पर साथ में अपनी सपनों की भी याद आ रही थी जो पूरे नहीं हुए थे। कितने सपने सजोए थे अपनी बेटी के लिए। जब छोटी सी थी तब से उन्हें अपने साथ संजीवनी ले आया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे रिद्धिमा को संजीवनी से, इस प्रोफेशन से प्यार हो जाए। पर इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। उन्होंने अपने ख्यालों को झटका और सबसे मिलने लगे। अरमान को देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। अरमान के साथ बातें करते हुए वो कॉन्फ्रेंस रूम तक आए। अरमान ने नोटिस किया कि शशांक, उसके मम्मा पापा, हॉस्पिटल के सभी स्टाफ सबके बारे में खोज खबर ली, पर एक बार भी वो रिद्धिमा के बारे में नहीं पूछे थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो डॉक्टर शुभांकर के केबिन में आए और वहाँ उनसे बातें करते हुए आराम करने लगे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट देर रात को थी। डॉक्टर शुभांकर उनके बातें करते हुए बार बार घड़ी देख रहे थे और उनकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। डॉक्टर शशांक ने आखिर पूछ ही लिया, आपको किसी का इंतज़ार है क्या डॉक्टर शुभांकर? डॉक्टर शुभांकर मुस्कुराते हुए बोले, जी डॉक्टर शशांक, लो वो आ गई। डॉक्टर शशांक दरवाजे की ओर देखते ही जैसे सन्न रह गए। वहाँ रिद्धिमा खड़ी थी सर झुकाए। डॉक्टर शशांक अचानक एक झटके से खड़े हो गए। डॉक्टर शुभांकर ने रिद्धिमा को इशारा किया कि डॉक्टर शशांक के पैर छुए, पर रिद्धिमा में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी अरमान की आवाज़ आई, अरे रिद्धिमा, तुमने पापा के पैर छू करके आशीर्वाद नहीं लिए? जाओ जल्दी जाओ। रिद्धिमा ने सर हिलाया और नज़रें झुका करके उनके पास आई और उनके पैर स्पर्श किए, पर डॉक्टर शशांक दूसरी तरफ देखते रहे। डॉक्टर शुभांकर बोल पड़े, सर आपने अभी तक अपनी बेटी को माफ़ नहीं किया। डॉक्टर शशांक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्या वो माफ़ी के लायक है? यह सुनते ही रिद्धिमा की आंखें आंसू बहाने लगी थी। डॉक्टर कीर्ति अंदर आती हुई बोली, रिद्धिमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है डॉक्टर शशांक, और वो वापस आ गई है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसकी एक गलती माफ़ कर दीजिए। अरमान अंदर आता हुआ बोला, सर मेरा विश्वास कीजिए, रिद्धिमा अब भला बुरा समझने लगी है और आपके पास वापस जाना चाहती है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए और अपना लीजिए। शशांक अरमान को देखते हुए कहा, बेटा मैंने अपनी बेटी की विदाई जिस घर में की थी उसने उस घर को ठुकराया है। मैं कैसे उसे माफ़ कर सकता हूँ? वो मेरी बेटी नहीं, किसी अच्छे घराने की बहू बन चुकी थी, पर उसने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बलविंदर की आवाज़ आई, शशांक जी, बच्ची से गलती हो गई और हमने उसे माफ़ कर दिया, पर अनन्या ने उससे शर्त रखी है कि आपके घर से विदाई होगी तभी वो हमारे घर आ सकेगी। अब आप माफ़ नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी बताइए आप? शशांक उनकी ओर देखते हुए बोले, ये आप लोगों की मेहरबानी है कि उसे माफ़ कर दिया, पर मैं उतना महान नहीं हूँ बलविंदर जी। कुछ देर में मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना चाहिए। पीछे से मुस्कान की आवाज़ आई,
धत तेरे की, सर तो मान ही नहीं रहे हैं। अब लगता है मुझे भूख हड़ताल करनी ही पड़ेगी। शशांक ने देखा सारे डॉक्टर्स वहां खड़े थे और सर हिला रहे थे। बलविंदर बोल पड़े, इन बच्चों के साथ मैं भी भूख हड़ताल पर रहूंगा जब तक आप मान नहीं जाओगे। डॉक्टर शशांक कुछ रुष्ट स्वर में बोले, ये क्या बचपना है। अनन्या अंदर आते हुए बोली, बचपना नहीं शशांक भाई साहब, बचपना शायद आपने कभी की थी इस लड़की पर जबरदस्ती शादी का रिश्ता थोप करके, पर वो बीत गया, उसे भूल करके इसे अपना लीजिए, वरना हम इसकी डोली किसके घर से विदा करके लाएंगे। डॉक्टर शशांक को चुपचाप खड़ा देख करके अनन्या बोल पड़ी, अच्छा ठीक है, अपनी बेटी ना समझ करके हमारी बहू समझ करके माफ़ कर दीजिए। अचानक रिद्धिमा उनके पैरों पर गिर पड़ी और रुधे स्वर में बोली, पापा माफ़ कर दीजिए, आप अब जो कहेंगे मैं मानूंगी। डॉक्टर शशांक का दिल भर आया। उन्होंने उसे बाहों में पकड़ करके उठाते हुए कहा, अब तेरा विवाह हो चुका है, अब तो अरमान और तेरे सास ससुर जो कहेंगे तुझे मानना चाहिए। अरमान बोला, नहीं सर, रिद्धिमा अपना भला बुरा समझने लगी है, इसलिए वह हम सबकी बात मानते हुए भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी और मुझे लगता है यही एक इंसान को सही फैसला लेने में मदद करते हैं। हमें अपने विचार किसी पर थोपने नहीं चाहिए। शशांक गर्व से भरे स्वर में बोल उठे, देख रिद्धिमा, मैंने तेरे लिए क्या चुना था। रिद्धिमा सर झुकाते हुए बोल उठी, जी हीरा। उसकी बात पर सब ठहाका लगा करके हंस पड़े और डॉक्टर शशांक के ओंठ भी मुस्कुरा उठे। शादी के मंत्र पढ़े जा रहे थे और अरमान सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। उसे सब कुछ एक खूबसूरत सपना जैसा लग रहा था। जब पहली बार उसकी रिद्धिमा से शादी हुई थी तब भी सपना ही लग रहा था, पर एक आशंका थी कि रिद्धिमा उसे अपनाएगी या नहीं। पर अब वह जानता था रिद्धिमा पूरी तरह से मन से उसकी हो चुकी है और अब उसके सपने देखने का हक कोई नहीं छीन सकता है। अनन्या के हुक्म पर सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। अरमान फिर से दूल्हा बना सेहरा बांधे रिद्धिमा के घर आया था और रिद्धिमा दुल्हन बनी उसके सामने आई थी, जिसे देखते ही अरमान को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपने होश खो देगा। पहली बार रिद्धिमा के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे, पर इस बार उसकी शर्म ने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए। पहली बार अरमान उसे चोर नज़रों से देख रहा था, पर इस बार उसे कोई भय नहीं था, इसलिए वह उसे भी जी भर करके देख रहा था और मुस्कान के कहने पर होश आया था। कुछ तो शर्म करो अरमान, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके मत देखा कर। विदाई के समय शशांक की आंखें भर आई थी। वह कभी सोच नहीं सकते थे कि उन्हें अपनी बेटी वापस मिल जाएगी और उनके सपने पूरे होंगे। उन्होंने रिद्धिमा का हाथ अरमान के हाथ में देते हुए कहा, बेटा संभालो अपनी अमानत को, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जब अरमान ने मुस्कुरा करके रिद्धिमा के हाथों को अपनी हथेली में दबा लिया, रिद्धिमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसके जीवन में कोई भी समस्या आए, कितनी भी मुश्किलें आए, उससे पार करने वाला उसे मिल गया है। पापा को छोड़ करके जाने का जितना गम था, उससे ज़्यादा खुशी थी अरमान का साथ पाने का, उसकी दुल्हन बन करके फिर से उसी घर में जाने का जिस पर से उसे अथाह प्यार आ गया था। उसकी शादी से उस हॉस्टल के साले गर्ल्स और मिस सेन भी शामिल हुई थी और उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक रिद्धिमा को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा था, पर उनकी बातें रिद्धिमा को बहुत ही प्यारी और सुहानी लग रही थी। इसी बीच मिस सेन ने उसे ये न्यूज़ भी दी थी कि विवेक का गैंग पकड़ा गया है। उसके ही एक आदमी ने पुलिस की मार खा करके सब कुछ बता दिया, जिससे काम आसान हो गया। विदाई के वक्त अरमान के सारे दोस्त भी उसके घर आए थे और कुछ रस्मों रिवाजों के बाद अनन्या ने रिद्धिमा को उसका कमरा दिखाते हुए आराम करने को कहा था और चली गई थी। उस कमरे में आकर के रिद्धिमा को लगा था जैसे उसकी ज़िंदगी उसे वापस मिल गई। उसे इस कमरे से इतना प्यार हो गया था कि कभी लगा ही नहीं इस पर उसका कोई हक नहीं है। उसने देखा अरमान ने वहाँ से अपने मम्मा पापा की तस्वीरें निकाल करके रिद्धिमा
और उसके ढेर सारी तस्वीरें लगा दी थी जो उसने इतने दिनों खींची थी। वह देख करके रिद्धिमा के ओंठ मुस्कुरा उठे। उसने देखा कुछ तस्वीरें उसकी पहली शादी की थी जिसमें वह दुल्हन बनी बैठी थी। वह अपने फेवरेट बिस्तर पर बैठते हुए इस तरह कहा मानो वह बिस्तर उसकी बिछड़ी हुई सहेली हो। मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारूंगी अपने अरमान के साथ। उसके ओंठ जैसे यूं ही गुनगुना उठे, पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं घर की। अरमान अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तभी मुस्कान आई और उसके पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, अबे तेरी सुहाग रात है, जल्दी जा वरना वो पागल लड़की बोर हो करके फिर से भाग जाएगी। अरमान मुस्कुरा उठा और बोला, तेरे संगत में सुधर गई है, ओ अब कहीं नहीं जाएगी। निकिता बोली, पर अरमान बहुत रात हो गई है, तुझे जाना चाहिए। और दोस्तों चलो हम अपने घर चलते हैं। सब ने हामी भरी और अरमान को बाय कह करके निकल गए। अरमान ने अनन्या से थोड़ी बात की और अपने कमरे की ओर रुख किया जहां उसके सपनों की प्रिंसेस उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में आते ही उसने देखा रिद्धिमा उन तस्वीरों में खोई हुई थी जो अरमान ने अब तक छुपा करके रखी थी और अब दीवार पर टांग रखा था। अरमान धीरे से उसके पास आया और उसने अपने आलिंगन में लेता हुआ पूछा, क्या देख रही हो? रिद्धिमा भर्राए स्वर में बोली, तुमने अभी तक हमारी शादी की तस्वीरें रखी है अरमान? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, ऑफ कोर्स, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना? रिद्धिमा ने पूछा, और अगर मैं वापस नहीं आती तो? अरमान उसके लटों से खेलता हुआ उत्तर दिया, तो इन यादों के सहारे एक जिंदगी कट ही जाती। तुम क्या कहती हो? रिद्धिमा को लगा इस इंसान को जी भर करके देखे जो उसके प्यार में अपनी ज़िंदगी बिता सकता था। वह उसके हाथों को चूमते हुए धीरे से बोली, आई लव यू अरमान। अरमान अपनी उंगली से उसके गालों को छूते हुए कहा, मी टू। रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए बोली, अरमान मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। अरमान उसे बाहों में लेता हुआ उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, पूछो ना रिद्धिमा। रिद्धिमा बोली, मुस्कान, बताया कि तुम्हें पहले से ही पता था वो मंगलसूत्र तुम्हारा पहनाया हुआ है, वो कैसे? अरमान मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ करके बेड पर बिठाता हुआ बोला, मुझे अपना मंगलसूत्र दो। पर रिद्धिमा जल्दी से बोल पड़ी, नहीं, मुझे नहीं उतारना है। अरमान हंस पड़ा और बोला, ओके मैं उतारता हूँ। उसने मंगलसूत्र उतारा और उसके पेटेंट को दिखाते हुए कहा, ध्यान से देखो, यहाँ छोटे छोटे डायमंड से AR लिखा हुआ है, मैंने खास कर इसे बनवाया था। रिद्धिमा अपने मंगलसूत्र को चूमते हुए बोली, इसे पहना दो अरमान। पर अरमान उसे अपनी ओर खींच करके अपनी बाहों में भरते हुए गुनगुनाया, आज अरमान और रिद्धिमा के बीच और कोई ना आए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? यह सुनते ही रिद्धिमा ने शर्म से आंखें झुका ली। उसके पतले गुलाबी ओंठ थर थर कांप रहे थे। अरमान ने धीरे से उस पर उंगली फिराई और उसे चूम लिया। पर अगले ही पल रिद्धिमा ने अपनी बाहें फैलाई और अरमान को अपने पास खींचते हुए उस पर चुंबनों की बारिश कर दी। अरमान समझ गया रिद्धिमा उसके प्यार में पूर्णता समर्पण होना चाहती है। उसने उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसकी कजरारी आंखों में झांकते हुए आंखों ही आंखों में उसकी इजाज़त मांगी, जिससे वो एक कदम और आगे बढ़ सके। और रिद्धिमा की आंखों में उस चिंगारी को धधकते हुए देख करके उन बाधाओं को दूर कर दी जो उन्हें एक होने से रोकती थी, और दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे जहां किसी और का प्रवेश निषेध था। यह उनकी अपनी दुनिया थी, अपने प्यार की दुनिया। 7 साल बाद रिद्धिमा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक खुद को किसी की बाहों में जकड़ा हुआ पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज डॉक्टर अरमान बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। अरमान उसे पीछे से अपने आलिंगन में लेते हुए उसके गाल को अपने गाल से स्पर्श करते हुए बोल उठा, मेरी कोई गलती नहीं है, आज मौसम ही ऐसा है। रिद्धिमा खुद को उसके बाहों से छुड़ाते हुए पूछी, आज हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? अरमान ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, कह दिया तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी छुट्टी ले लो ना। रिद्धिमा भौहें चढ़ाते हुए बोली, और फिर जब कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो
तो आपके सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाएंगे। अरमान उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, अगर इतना सा प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कह दूंगा मेरी प्यारी बीबी को कोई कुछ ना कहे। देखो आज बहुत दिनों बाद हम तुम घर में अकेले हैं, दोनों शैतानों से पीछा छूटा है, वरना तुम्हारे पास मुझे देखते ही अमन कैसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहता है, रुको दादी को बताता हूँ। और आर्यन तो इससे भी आगे है, कहता है मेरी मम्मा को आप किस्सी क्यों करते हो, अपनी मम्मा को कलो। रिद्धिमा झूठ मूठ गुस्सा करते हुए बोली, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना डॉक्टर अरमान मलिक, वो मेरी जान है। अरमान मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, और मैं क्या हूँ? रिद्धिमा उसके गले में अपनी बाहें डालती हुई बोली, आप मेरी जिंदगी हो, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी मन्नत, मेरी जन्नत। अरमान हंसता हुआ बोला, बस बस समझ गया। हाँ, जन्नत से याद आया, मैंने उसकी सीडी राहुल से ले ली है, चलो दोनों मिल करके देखते हैं। रिद्धिमा भौहें चढ़ाती हुई बोली, कोई जरूरत नहीं है, मुझे इमरान हाशमी की मूवी में दिलचस्पी नहीं है, जब देखो लिपटता रहता है। मैं समझ गई तुम्हें मेरे साथ ये मूवी क्यों देखना है। नो बदमाशी, ओके, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरमान ने उदासी सांस भरी और बोला, फिर मैं घर पर रह करके क्या करूँगा, अकेले रोमांस तो होगा नहीं। कहते हुए उसने रिद्धिमा को आंख मारी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए उसके गाल पर प्यार से एक चपत मारते हुए बोली, आई लव यू, आज मेरा जाना जरूरी है वरना मैं रुक जाती। अरमान मुस्कुराता हुआ सर हिलाया। जब दोनों हॉस्पिटल आए तो मुस्कान अरमान को देखते ही बोल पड़ी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो क्यों आया है हॉस्पिटल? अरमान उदास होता हुआ बोला, क्या करूं, ऐसी जालिम बीबी मिली है। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, रुक जाओ, तो कहती है पेशेंट को उसकी ज्यादा जरूरत है। मुस्कान हंसते हुए बोली, सबको पता है तूने छुट्टी क्यों ली थी, 7 साल हो गए पर तेरा रोमांस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वैसे बच्चे कब वापस आ रहे हैं लोन वाला से? अरमान ने जवाब दिया, आज रात को। राहुल मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, तब तो आज का दिन तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अरमान हंसता हुआ बोला, क्या करूं बता राहुल, ये लड़कियां मम्मा बनते ही बिल्कुल अनरोमांटिक बन जाती हैं और ये बच्चे तो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। कुछ दिन पहले दोनों बच्चे रिद्धिमा के पास सोने की जिद कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि जाओ अपनी दादी दादा के पास जाकर के सो, तो पता है अमन ने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आप अपनी मम्मा के पास सोना और हम अपनी मम्मा के पास। यू अंडरस्टूड और नॉट? आई डोंट वांट टू रिपीट। सब हंसने लगे। अंजलि बोली, मेरा आरभ अंजलि अतुल का बेटा यही वाक्य कहता है, उसकी क्लास टीचर कहते हैं तो ये सीख गए। राहुल बोला, मेरी खुशी तो बहुत शांत है, जो कहता हूँ मानती है, इसलिए मुझे एक बेटी चाहिए थी। निक्की बोली, और मेरी नीसू तो अपने पापा के बिना रह ही नहीं पाती है और अभी उस पर जान छिड़कता है। अतुल बोल पड़ा, मुझे भी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस बार बेटी ही चाहा है। इतना सुनते ही सबकी नज़रें अंजलि की ओर घूम गई थी। निक्की ने कहा, तूने हमें बताया नहीं अंजलि? अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, असल में हमने सोचा था संडे को एक पार्टी रखूंगी, तब बताऊंगी, पर ये अतुल कुछ छुपा नहीं सकता है। अरमान बोल पड़ा, मुझे तो बेटी बहुत पसंद है, पर रिद्धिमा इतनी बिजी रहती है और एक आ जाएगा तो कैसे संभालेगी, यही सोच करके चुप रहता हूँ। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। सबके पेजर बज उठे, सो वे अपनी ड्यूटी को चले गए। रिद्धिमा ने अंदर आते हुए अरमान की बातें सुन ली और दिल में कहा, तुम्हारी खुशी से बढ़ कर के मेरे लिए कुछ नहीं है अरमान, मैं ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। रिद्धिमा घर आते ही किचन में जा कर के बच्चों और अपने सास ससुर के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाने लगी। बलविंदर को खाने का बहुत शौक था और कितना भी काम हो रिद्धिमा उनके इस शौक का ख्याल रखती थी। कुछ देर बाद अरमान को ना पा करके वह कमरे में आई और देखा वह सर से पैर तक चादर ओढ़ करके सो रहा था। रिद्धिमा घबरा करके पूछी, अरमान तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरमान चादर हटाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ। रिद्धिमा बोली, तो सो क्यों रहे हो? कुछ देर में बच्चे और मम्मा पापा घर आ जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम नहीं हो? अरमान ने सर हिलाता हुआ बोला, नहीं, अपने दुश्मन से कौन खुश हो सकता है? रिद्धिमा गुस्से से तकिया उस पर फेंकती हुई बोली, फिर कभी ऐसा कहा तो? अरमान मुस्कुराता हुआ बोल उठा, क्या कर लोगी? मैं जानता हूँ
तुम मेरी जान नहीं ले सकती हो। रिद्धिमा ने आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारी जान मेरी जान है, खबरदार ऐसी बात कही तो मैं अपने बच्चों को लेकर के पापा के पास चली जाऊंगी। अरमान बैठता हुआ बोला, तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फेल होगा। बच्चे अपने दादा दादी को छोड़ करके जाएंगे नहीं। रिद्धिमा बोली, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरमान बोला, पापा समझ जाएंगे उनकी झगड़ालू बेटी ने उनके प्यारे दामाद से लड़ाई की है और तुमसे कहेंगे। फिर वह डॉक्टर शशांक को आवाज़ की नकल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ रिद्धिमा बेटा, आपने ही लड़ाई की है। मेरा दामाद ऐसा है ही नहीं, वो तो हीरा है, हीरा। रिद्धिमा मुँह फुलाती हुई बोली, पापा को अपने दामाद की गलती दिखती ही नहीं है। अरमान ठहाका लगा करके हंस पड़ा और फिर से बेड पर लेट गया। रिद्धिमा शिकायत भरे लहजे में बोली, अरमान तुम दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हो। देखो अब तुम्हारी तोंद भी दिखने लगी है। चलो मुझे किचन में हेल्प करो। काका रहते तो मैं तुमसे नहीं कहती। अरमान सिर हिलाता हुआ बोला, नो चांस। तुम एक काम करो, मौसम इतना अच्छा है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े तल करके ले आओ। दोनों साथ साथ एंजॉय करेंगे और अरमान और इमरान हाशमी की मूवी देखेंगे। रिद्धिमा भवें चढ़ाती हुई बोली, कोई चांस नहीं है, अभी मुझे बच्चों के लिए केक बनाना है। अरमान मुंह बनाता हुआ बोला, इसलिए कहा ना, बच्चे मेरी दुश्मन हैं। अच्छा छोड़ो, दूसरा उपाय भी है मेरे आलस भगाने का। रिद्धिमा के आंखों में प्रश्न देख करके वह शरारती अंदाज में बोला, दोनों साथ साथ कुछ टाइम बिताते हैं, तुम भी आ जाओ यहाँ। रिद्धिमा मुंह बनाती हुई वहाँ से जाने लगी तो अरमान गा उठा, हो मुझे छोड़ करके जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। रिद्धिमा गुस्से से उसे घूरती हुई बोली, कितनी बार कहा है ये गाना मत गाना, मुझे पसंद नहीं है और मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली, इस जन्म में तो क्या 100 जन्मों तक। अरमान ठहाका लगा करके हंस पड़ा और उसे चिढ़ाता हुआ बोला, उसकी नापसंद को एक और गीत गाने लगा लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर ये इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। रिद्धिमा ने गुस्से से सामने रखा फूलदान उस पर फेंक करके अरमान उसे पकड़ता हुआ गा उठा, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है। वह उछल करके बेड से बाहर आया और रिद्धिमा को अपनी बाहों में खींचता हुआ गाने लगा, जो दिल हो प्यार करने का तो 100 नखरे दिखाती है, ना मेरी बात सुनती है ना मेरे पास आती है। रिद्धिमा को उसकी नौटंकी देख करके हंसी छूट गई थी और वह उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आई लव यू अरमान। रात को जब रिद्धिमा अपने काम खत्म करके कमरे में आई तो देखा आर्यन और अमन अपने पापा से लिपट करके सोए हुए थे और अपनी टूटी फूटी जबान से शादी के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने दादा दादी के साथ अटेंड किया था। रिद्धिमा फ्रेश होकर के नाइट सूट पहनी और आकर के सोफे पर बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। उसे अरमान और दोनों बच्चों के ये पल बड़े अच्छे लगते थे, जब वो पापा से स्कूल की, अपने दोस्तों की और जो भी दिन भर देखते उनकी बातें करते और अरमान बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता और जवाब भी देता। आर्यन बोल उठा, पापा वो आंटी थी ना जिसकी शादी हुई है, वो इतने साले झक गहने पहने थी, ये बले बले ये मोटे मोटे, दोनों जुड़वा थे पर उसमें आर्यन थोड़ा कमज़ोर था और अभी तक तुतलाता था और अमन थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था। अमन बोल पड़ा, तू चुप कर, मैं बताता हूँ। पापा वो आंटी ना इतने सारे गहने पहनी थे और बहुत अच्छी दिख रही थी। रिद्धिमा उसके बड़ों जैसी बातें सुन करके मुस्कुराई। महज 5.5 साल का था ये। अरमान उसके बाल पर हाथ फेरता हुआ बोला, आपकी मम्मा भी जब दुल्हन बनी थी तब बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर अमन की बातें सुन करके अरमान और रिद्धिमा दोनों ही हंस पड़े थे। वो उठ बैठा था और मुंह फुलाता हुआ बोल रहा था, मुझे मम्मा को देखना था, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया था। अरमान उसके गाल को चूमते हुए बोला, सॉरी बेटा, ओके, कल हम सब मिल कर के पिज्ज़ा खाने चलेंगे,
ठीक है ना। दोनों इतना सुन करके खुशी से कूदने लगे थे। अमन कूद करके रिद्धिमा के पास आया और उसकी गोदी में चढ़ता हुआ बोल उठा, मम्मा मैं आपके पास सो जाऊं? रिद्धिमा ने अरमान की ओर देखा जैसे उसकी इजाज़त मांग रही हो। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, आज अमन अपनी मम्मा के पास सोएगा और आर्यन पापा के पास, ठीक है ना। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे थे। जहां रिद्धिमा ने आंखों ही आंखों में अरमान को थैंक्स कहा था। आधी रात हो चुकी थी। रिद्धिमा ने अरमान के स्पर्श को महसूस कर आंखें खोली और देखा अरमान ने दोनों बच्चों को सुला करके उन्हें लिहाफ उड़ा दिया था और वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रिद्धिमा अरमान के और पास सरक आई और उसके सीने से अपने ओंठों से स्पर्श करते हुए बोली, थैंक्स अरमान, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। अरमान उसे अपने सीने से भींचता हुआ गुनगुनाया, सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाई, जो चाहिए बोलो अरमान, रिद्धिमा का सब कुछ तुम्हारा ही है। अरमान उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद से लिपटाते हुए गुनगुनाया, कुची कुची रकमा पास आओ ना, एक अच्छी अच्छी गुड़िया दे दो ना, सारा जहां सो गया, चांद कहीं सो गया, कुची कुची रकमा। पर अरमान कि और कुछ कहने से पहले ही रिद्धिमा के नरम ओंठ उसके ओंठों से टकरा चुके थे और अरमान अपने होश गंवा बैठा था। उसने रिद्धिमा को अपने ऊपर खींच लिया था और दोनों सारी दुनिया को भुला करके प्यार के मीठे पानी में गोते लगाने लगे थे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।